हेलो। हेलो। हाँ। हेलो। हाँ सर, गुड इवनिंग। मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ सर, आ रही है। ठीक है। तो ये जो है आपका पेपर आज हमारे साथ 108 है, 109 है और 110 है। 108 में क्या है जरा बताइए। 108 में है सर जी, परिभाषा तथा विशेषताएं, हिंदी भाषा का विकास, भाषा विज्ञान तथा उसके अंग, सन विज्ञान। एक मिनट रुकिए। कोई स्पष्ट आपकी आवाज में स्पष्टता नहीं है, मतलब कोई शोरगुल है। तो एक स्पष्ट शब्द में कोई कहें। सर, भाषा परिभाषा तथा विशेषताएं, हिंदी भाषा का विकास, जी भाषा विज्ञान तथा उसके अंग। ठीक है, यहीं तक पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे आप बताएं। जी सर। भाषा परिभाषा और उसकी विशेषताएं। हाँ जी। सबसे पहले भाषा की परिभाषा पर चर्चा करते हैं। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या बकना। भाषा हम आम तौर पर भाषा उसे कहते हैं जिसके माध्यम से हम कुछ हमारे विचार को दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। तो भाषा की परिभाषा, विद्वानों ने भाषा की अलग अलग परिभाषा दी है। कपिलेश्य में ये भाषा की परिभाषा देते हुए कपिल देव द्विवेदी ने लिखा है, स्फुट वाको कर्णोपातो भावाभिव्यक्ति साधक सवाता ध्वनि ब्रात सभाषा च्युति बुद्धो। अर्थात संकेतार्थ यानी भाषा वह स्फुट वाको कर्णोपातो भावाभिव्यक्ति साधक, भावाभिव्यक्ति के जो साधक हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा क्या है? भाषा के बारे में भिन्न भिन्न विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, लेकिन भाषा की जो सर्वमान्य परिभाषा है वो इस प्रकार है। भाषा की सर्वमान्य परिभाषा देते हुए भोलानाथ तिवारी लिखते हैं, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है। भाषा की परिभाषा देते हुए अलग अलग विद्वान इसको अलग अलग ढंग से परिभाषित करते हैं। भाषा कुछ कहते हैं भाषा जिसके माध्यम जिन ध्वनि प्रतीकों के माध्यम से मनुष्य अपने भाव और विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है, उसे भाषा कहते हैं। तो ये भाषा की परिभाषा है, यानी भाषा जो है उसे एक तरफ हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने भाव और विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकता है। भाषा शब्द की अपनी व्यापकता है, भाषा शब्द की अपनी परंपरा है। आप जानते हैं कि भाषा जो है उसकी विशेषता, जब उसकी विशेषता की परिभाषा के बारे में ब्लेग एंड टेगोर ने भी लिखा है और सुकुमार सेन ने भी लिखा है और राजमणि शर्मा ने भी लिखा है, तो तमाम विद्वानों ने भाषा की अपनी अपनी परिभाषा दी है। सुकुमार सेन ने यहाँ तक लिखा सुकुमार सेन ने लिखा है, कंठोदगीर्ण ध्वनि प्रतीकों का समूह भाषा। तो सबसे पहले जब हम भाषा की चर्चा करते हैं उसे मोटे तौर पर हम तीन विभाग में विभाजित करते हैं। भाषा के तीन भेद हैं। भाषा के जो तीन भेद हैं वह है मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा क्या है? जिस जिस भाषा को हम बोलकर अपने मन बोलकर व्यक्त करते हैं, मुख से बोलकर अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं, वो मौखिक भाषा है। और लिखित भाषा क्या है ना? जिस जिस भाषा को हम लिखकर अभिव्यक्त करते हैं वो लिखित भाषा। और सांकेतिक भाषा क्या है ना? जैसे ट्रेन जा रही है, अगर हम हरी झंडा दिखा देते हैं तो ट्रेन चल पड़ती है, जब लाल झंडा दिखाते हैं ट्रेन रुक जाती है। तो ये जो है ये सांकेतिक भाषा है। तो ये जो है ये सांकेतिक भाषा है। तो ये इसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो ये भाषा के मूल रूप से तीन भेद
बताए गए हैं। तो भाषा की विशेषता जो है, भाषा क्या है ना, भाषा अर्जित संपत्ति है। नंबर 1, प्रत्येक भाषा को हम अर्जन करते हैं। जैसे ये हम समाज में रहकर भाषा सीखते हैं। जब मान लीजिए हमारे पिताजी बहुत पढ़े लिखे हैं, हम नहीं पढ़ेंगे, हाँ बहुत भी धन कमाएंगे, हमारे पिताजी हमें कुछ धन दे देंगे, लेकिन अगर हम भाषा नहीं सीखेंगे तो हमें कोई भाषा नहीं दे सकता। इसीलिए भाषा जो है अर्जित संपत्ति है। तो किसी के पिताजी मान लीजिए 2-4 भाषाओं के जानकार है, इसका अर्थ ये नहीं है कि उसके बेटा भी हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसीलिए भाषा जो है अर्जित संपत्ति है। दूसरी विशेषता है कि भाषा एक सामाजिक वस्तु है। भाषा निश्चित रूप से एक सामाजिक वस्तु है, क्योंकि भाषा का अर्जन व्यक्ति समाज में ही रहकर करता है। व्यक्ति समाज से बाहर भाषा को अर्जित नहीं कर सकता, क्योंकि भाषा हम समाज में रहकर ही सीखते हैं। अगर समाज से बाहर हम भाषा बिल्कुल नहीं सीख सकते, क्योंकि इसके लिए एक सामाजिक अनुष्ठान होना चाहिए। जैसे परिवार में रहकर बच्चा भाषा सीखता है, अपने समाज में रहकर भाषा सीखता है। एक तो इसीलिए भाषा सामाजिक वस्तु है। भाषा तीसरी है, भाषा परिवर्तनशील है। हमेशा याद रखिए कि भाषा जो है परिवर्तनशील है, हमेशा भाषा परिवर्तित होती रहती है। जीवंत भाषा का ये लक्षण है कि वो परिवर्तित होती रहती है। बिना परिवर्तन के भाषा नहीं है। जो भाषा परिवर्तित नहीं होती उसे जान लीजिए कि वो भाषा मृत हो चुकी है। उसकी अगली विशेषता है कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। मैंने ये अभी अभी कहा था कि भाषा जो है उसकी ये विशेषता है, भाषा किसी विद्वान का बेटा विद्वान हो ये जरूरी नहीं है। इसीलिए भाषा पितृ अर्जित नहीं है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उसे पहुंचाया जा सके। भाषा कठिन से सरल की ओर जाती है, ये अगली विशेषता है। भाषा हमेशा कठिन, पहले जब वो उसका उद्भव होता है तो वो कठिन होती है, लेकिन धीरे धीरे वो सरल की ओर चली जाती है, जैसे पानी। जैसे इसीलिए जैसे संस्कृत से, पाली से, प्राकृत से, अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय भाषाओं का सृजन हुआ है। ये इसकी इसी के बीच, इसी तमाम तंत्र के बीच इसी को हम देख सकते हैं। तो भाषा, उसके बाद आगे की जो कड़ी है, भाषा एक रहस्यमयी देवी है। रहस्यमयी देवी यानी भाषा में हम जो भाषा क्या है, हमने कहा हमारे भाव और विचारों की अभिव्यक्ति भाषा है। रहस्यमयी देवी इसीलिए है क्योंकि भाषा जो है अपने व्यक्ति का जो मनोभाव है, मनुष्य का जो मनोभाव है उसे पूर्णतः व्यक्त नहीं करती। वह इसीलिए रहस्यमयी देवी है क्योंकि वह बताती कम है, छिपाती अधिक। उदाहरण के तौर पर आपके मन में जो विचार आता है, मान लीजिए आपके मन में क्लास लेते समय विचार आया कि अध्यापक अच्छे नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आप ये अभिव्यक्त नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो उस पर अध्यापक गुस्से हो जाएंगे, आपके नंबर काट देंगे। इसी प्रकार जो नाराजगी होगी, इसीलिए आपके मन में उठे विचार को आप दबाए रखते हैं। इसलिए भाषा एक रहस्यमयी देवी है जो बताती कम है और छिपाती अधिक। इसी प्रकार इन तमाम विशेषताओं को आप देख सकते हैं। और भी विशेषताएं भाषा की, भाषा जो है एक मनुष्य को मनुष्य बनाती है। तो इसी प्रकार आपकी किताब में तमाम चीजें होंगी। क्योंकि ये जो है काउंसलिंग क्लासेस है, इसलिए मैं केवल बिंदुओं को टच करते हुए आगे बढ़ जाऊंगा। जो बिंदु आपके सामने है उसी प्रकार हम उसे रखेंगे। और फिर है आपके कोर्स में ऐसे में कि भाषा का, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, यही है ना। हेलो, कोई बताएं। भाषा का विकास। हाँ, हिंदी भाषा का विकास। देखिए, हिंदी भाषा का विकास सबसे पहले जब हिंदी या किसी आर्य भाषाओं की हम बात करते हैं तो उसमें दो महत्वपूर्ण बातें आती हैं कि सबसे पहले संस्कृत भाषा बनी, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सृजन हुआ। जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सृजन हुआ, उन आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में हिंदी, सिंधी, गुजराती, मराठी, बांग्ला, उड़िया, असमिया,
ये तमाम मराठी, ये तमाम भारतीय आर्य भाषाएं हैं। इसी के साथ आप जान सकते हैं कि इसी के साथ हिंदी भी भारतीय आर्य भाषा परिवार की है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत एकमात्र देश है विश्व में जहां 4 भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। 4 भाषा परिवार की भाषाएं कौन कौन सी हैं? भारतीय आर्य भाषा परिवार, द्राविड़ भाषा परिवार और ऑस्ट्रिक भाषा परिवार और चीनी तिब्बती भाषा परिवार। आर्य भाषा परिवार क्या है? जैसे जिन भाषाओं के नाम अभी हमने गिनाए, ये सब भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाएं हैं। और द्राविड़ भाषा परिवार में आप जानते हैं कि 4 द्राविड़ दक्षिण भारत की भाषाएं, जैसे तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, ये दक्षिण भारत की 4 भाषाएं जो हैं ये द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। और जैसे हम आग्नेय भाषा परिवार कहते हैं या ऑस्ट्रिक भाषा परिवार कहते हैं, इसमें जो आपके जो तमाम आदि जनजातीय भाषाएं हैं, जैसे कोई हो, मुंडा, मुंडारी, आपके परजा, इनकी जो भाषाएं हैं ये सारी भाषाएं क्या है ना, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार या आग्नेय भाषा परिवार की है। तो फिर और चीनी तिब्बती भाषा परिवार के अंतर्गत उत्तर पूर्वी सीमा में जो राज्य हैं वहाँ जो भाषाएं बोली जाती हैं वह वे सारी भाषाएं चीनी तिब्बती भाषा परिवार की है। जैसे नागालैंड की भाषा, नागालैंड में बोली जाने वाली जो जनजातीय भाषाएं हैं वे सब। अब बात हिंदी के विकास की है, तो हिंदी जो है ये संस्कृत से इसका विकास हुआ। किस प्रकार विकास हुआ, जरा सुनिए इसका विकास क्रम। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ। तो ये जो संस्कृत मूलतः हिंदी के विकास में जो जिन शब्दावलियों का ज्यादातर उपयोग हम करते हैं वे सारी शब्दावलियां संस्कृत से लगभग जो तत्सम और तद्भव ये सारे जो शब्द हिंदी में दिखाई पड़ते हैं वे सब संस्कृत के ही शब्द हैं, तत्सम और तद्भव। फिर देशज शब्द यही इसी धरती की उपज है, विदेशों से आया हुआ शब्द विदेशी। लेकिन जहां तक हिंदी भाषा का प्रश्न है, हिंदी भाषा का विकास शैरसनी अपभ्रंश के उत्तरी शाखा से हिंदी का विकास हुआ। तो इसी प्रकार धीरे धीरे हिंदी की कई बोलियां निकली और कई उपभाषाएं बनी। उपभाषाओं में आप देख सकते हैं पूर्वी हिंदी और आपके अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी इसी के अंतर्गत आते हैं। फिर मागधी, अर्धमागधी, इसके अंतर्गत की भाषा राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, खड़ी बोली, कौरवी, हरियाणवी, ब्रजभाषा। इस प्रकार हिंदी का व्यापकता धीरे धीरे आगे बढ़ी। इस प्रकार हिंदी का विकास धीरे धीरे हुआ। फिर हिंदी साहित्यिक भाषा के रूप में विकसित हुई और साहित्यिक भाषा के रूप में जब हिंदी का विकास हुआ तो मध्यकाल में साहित्यिक भाषा के रूप में ब्रज और अवधि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ब्रज भाषा में कृष्ण भक्ति मूलक साहित्य की रचना हुई और अवधि में राम भक्ति मूलक साहित्य की रचना की गई। लेकिन धीरे धीरे जब हम द्विवेदी काल, भारतेंदु काल में आते हैं, आधुनिक काल में आते हैं, तो वहाँ गद्य की भाषा एक है और पद्य की भाषा एक है। गद्य की जो भाषा थी वह खड़ी बोली थी, लेकिन पद्य की भाषा ब्रज हुआ करती थी। लेकिन जब द्विवेदी काल की तरफ हम रुख करते हैं, द्विवेदी काल में आप पहुंचते हैं, तो वहाँ गद्य और पद्य दोनों की भाषा एक हो गई, यानी दोनों की भाषा खड़ी बोली हो गई। फिर धीरे धीरे खड़ी बोली का विकास हुआ। आज खड़ी बोली हिंदी हमारे सामने है। हिंदी के विकास में आप देखिए, जब आजादी के बाद देश आजाद हुआ तब हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला, ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला। इसी प्रकार हिंदी आगे बढ़ती जा रही है। अब हिंदी के विश्वरूप की परिकल्पना होने लगी है। भारत के बाहर 192 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां हिंदी की पढ़ाई, अध्यापन हो रहा है। फिर आगे आप बताइए, आपके क्या है?
सर भाषा विज्ञान तथा उसके अंग। ठीक है, भाषा विज्ञान। पहले आप जानिए भाषा विज्ञान क्या है। भाषा विज्ञान उसे कहा जिस विज्ञान में भाषा का अध्ययन अध्यापन होता है, जिस जो विज्ञान भाषा के अध्ययन के साथ जुड़ा हुआ होता है, उसे भाषा विज्ञान कहा जाता है। तो भाषा विज्ञान निश्चित तरह से, निश्चित रूप से हम जानते हैं भाषा का विज्ञान है। भाषायाम विज्ञानम इति भाषा विज्ञान। तो भाषा विज्ञान के जो विविध अंग हैं, मुख्य रूप से हम 4 अंग मान सकते हैं। उसके ध्वनि विज्ञान, उसके बाद रूप विज्ञान, पद विज्ञान, अर्थ विज्ञान और वाक्य विज्ञान। इस प्रकार उसके रश्मिता, हे ଆରେ କଣ କିଏ ପଳେଇଲେ? ସାର୍ ପଳେଇଲେ କଣ? ଆସିବେ ଆସିବେ। ए आइले आइले। सारू अछंती होती रहती है, कभी कभी कट जाता है फिर आ जाता है, इसी प्रकार। तो आप लोग जानते हैं कि ऑनलाइन में ये समस्याएं तो है ही। तो खैर, भाषा विज्ञान के जो अंग हैं उसे हम इस प्रकार देख सकते हैं। ध्वनि विज्ञान, जिसे आप स्वर विज्ञान भी कह सकते हैं, फिर रूप विज्ञान, फिर पद विज्ञान और फिर अर्थ विज्ञान। पद रूप को भी पद कहा जाता है, पद विज्ञान, अर्थ विज्ञान और वाक्य विज्ञान। इस प्रकार भाषा विज्ञान की 4 शाखाएं हैं, 4 अंग हैं। इसके अलावा भाषा विज्ञान की जो शाखाएं हैं, भाषा विज्ञान और इसकी शाखाओं का संबंध है भाषा विज्ञान और साहित्य का संबंध, भाषा विज्ञान और समाज विज्ञान का संबंध, भाषा विज्ञान और राजनीति विज्ञान का संबंध, भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान का संबंध, भाषा विज्ञान और आपके समाज शास्त्र का संबंध। इसी प्रकार भाषा विज्ञान के साथ तमाम गुत्थियां, तमाम बातें जुड़ी हुई है। तो ये भाषा विज्ञान का अंग है। मुख्य रूप से 4 अंग बताए गए हैं, ध्वनि, पद, अर्थ और वाक्य। इसे भाषा विज्ञान के प्रमुख अंग माना जाता है। इसी के आधार पर भाषा विज्ञान का निर्णय होता है, भाषा विज्ञान का अध्ययन और अध्यापन होता है। हालांकि ये भाषा के अंग है, लेकिन भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा के अंगों को वैज्ञानिक तरीके से उसे पढ़ाया जाता है, उसका अध्यापन किया जाता है। फिर आगे क्या है जरा बताइए। सर स्वर्ण विज्ञान। स्वर्ण विज्ञान है, और क्या है? स्वर्णिम विज्ञान। स्वर्ण विज्ञान ध्वनि विज्ञान का ही नाम है। ध्वनि भाषा, सबसे पहले भाषा के ध्वनि क्या है ना, भाषा की लघुतम इकाई को हम ध्वनि कहते हैं। ध्वनि उसी का ही नाम स्वन है। उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ध्वनि भाषा में ध्वनियां अर्थपूर्ण हो सकती हैं या नहीं हो सकती, ये अलग बात है, लेकिन भाषा में ध्वनि का होना अनिवार्य है। ध्वनि के बिना भाषा की परिकल्पना नहीं की जा सकती। स्वन क्या है न, भाषा की लघुतम इकाई को स्वन कहा जाता है या ध्वनि कहा जाता है। स्वर्णिम क्या है न, जिसके ये मानिए जिसमें स्वर्णिमता होती है, उसे यानी जो स्वर्ण के आधार पर जिसकी गणना की जा सकती है उसे स्वर्णिम कहा जाता है। तो इस प्रकार स्वर्ण और स्वर्णिम विज्ञान का जो क्षेत्र है विस्तृत है। उसमें
स्वर्ण स्वर्ण विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार हम भाषा सुनते हैं, किस प्रकार हम ध्वनियां हमारे कान तक पहुंचती हैं, फिर हम जो कहते हैं वो आप तक कैसे पहुंचती है। ये तमाम बातों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, स्वर्ण और स्वर्ण विज्ञान के अंतर्गत। आगे बताइए। सर रूप विज्ञान। उसके बाद रूपिम विज्ञान। फिर फिर नहीं है कुछ। खत्म? जी सर। ये एक यूनिट खत्म हो जाएगा या पूरा? नहीं नहीं, रूप विज्ञान और रूपिम विज्ञान के बाद खत्म हो जाता है। ये पेपर खत्म हो जाएगा? हाँ सर। रूप और रूपी विज्ञान के बाद ये पेपर खत्म हो जाता है या हाँ फिर? सर। तो रूप और रूपी विज्ञान में क्या क्या दिया है जरा देखो। तो पेपर खत्म हो जाने का मतलब है तो बहुत कुछ दिया होगा स्वर्ण विज्ञान के अंतर्गत। सर खंड 2 है। क्या खंड 2 है? अरे मुझे ये बताओ कि ये जो पेपर 108 है, क्या रूप और रूपी विज्ञान के साथ ये पेपर समाप्त हो जाता है? नहीं सर, ये खंड 1 और खंड 2 है। खंड 1 में जो इकाई है आज का समाप्त हो जाता है। उसके बाद खंड 2 है। हाँ सर। खंड 2 में क्या क्या है? सर सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य है, हाँ मिश्र वाक्य है, अर्थ हाँ विज्ञान, हाँ हिंदी की बोलियां, हाँ। हिंदी भाषा का स्वरूप और भूमिकाएं, ये सारी ये संधि। सारी बातें ये सारी बातें जो है अगले क्लास में आप लोग पढ़कर आइए। जिस दिन है आपके पेपर 108, आपको तो अलॉटमेंट हुआ होगा कि किस दिन कौन सा पेपर है, हाँ जी सर। तो इसे पढ़कर आइए। हाँ, मैं रूप और रूपिम की बात कर, क्या है रूप उससे पहले क्या है रूप और रूपिम? स्वर्णिम विज्ञान, ध्वनि विज्ञान तो कह दिया। रूप विज्ञान और रूपिम विज्ञान। पहले आप जानिए रूप और रूपिम में क्या अंतर है। हम देखिए, रश्मिता। अरे सार कुआडे गले? सर ଆସିବେ ସେ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରୁ ସେମିତି ହଉଛି। ସେ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମିତି ହଉଛି। ଆ ସାର୍ ଆଇଲେ ବା। दिक्कत इसीलिए है क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम है, कट जा रहा है, धीरे अपने आप कट जा रहा है, कहीं आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है। खैर, जो ठीक है कोशिश करते हैं, अगर नेटवर्क होता है तो क्या किया जाए, ये तो हमारे हाथ में नहीं है। तो जहां तक हम बात कर रहे थे रूप और रूपिम का प्रश्न है। अब जानिए, ये चश्मा जो है ये रूप है, और चश्मा कहने से आप जिस वस्तु को जाकर अपने टेबल से ले आते हैं वो रूपी में, यानी रूप जो है भौतिक है और रूपी में जो है क्या है, उसकी मानसिक संकल्पना है। रूप और रूपी में क्या ये भेद याद रखिए, रूप जो है भौतिक है और रूपी में जो है उसकी मानसिक संकल्पना है। याद रखिए, जैसे हम कहेंगे कि जाकर मार्क्स ले आओ, तो जैसे मार्क्स कहें
तो मार्क्स जो है ये मार्क्स है, ये रूप है। लेकिन किसी को कहें कि मार्क्स ले आओ, तो उसके दिमाग में मार्क्स कहने से वो मार्क्स ही लाता है, न कि चश्मा लाता है, न कि ब्लैक बोर्ड लाता है। तो ये जो मार्क्स लाने की जो मानसिक संकल्पना है वो रूपी में। तो रूप और रूप जो है वो अखंड खंड उसे खंडित किया जा सकता है, रूपी को खंडित नहीं किया जा सकता। तो इसी प्रकार रूप और रूपिम के बारे में आप विस्तार से जब पढ़ेंगे, इसकी चर्चा जब होगी तब आप जानेंगे। तो जितना हमने अभी पढ़ाया, तो आप हमें बताइए कि कहाँ क्या कुछ आपको समझ में आया है या नहीं आया है, क्योंकि ये तो आप जानते हैं कि ये जो है काउंसलिंग क्लास है, आप लोगों को पढ़कर आना है। हम केवल एक एक करके आपको टच करते हुए, उन बिंदुओं को टच करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो हम आप बताइए कि आगे आपको कहाँ असुविधा है। और आपके पास तो मटेरियल है, मेरे पास तो मटेरियल है ही नहीं। उन मटेरियलों जो जो मटेरियल है आगे तो पढ़कर आइएगा, लेकिन आज जो है उसमें आपको कहाँ दिक्कत हुई है, कहाँ असुविधा हुई है, क्या चीजें आपको नहीं आई, ये जरा मुझे बताइए। सर, मनोविज्ञान और मानव विज्ञान में फर्क क्या है? मानो आप आप जानते हैं फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी शब्द अंग्रेजी में जानते हैं? ना सर। मानव शरीर का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत होता है उसे मानव विज्ञान कहा जाता है, और मानव के मन का अध्ययन जिस जो विज्ञान करता है उसे मनोविज्ञान कहा जाता है। यानी हमारे मानसिक संरचना का अध्ययन, हमारे मन कैसा है, जिस विज्ञान के अंतर्गत मन के अध्ययन को प्रमुखता दी जाती है, वह मनोविज्ञान है। लेकिन जिसके अंतर्गत हमारे मन है, जो शरीर है, उसकी बुनावट, उसकी संरचना, इसका अध्ययन अध्यापन किया जाता है, वो मानव विज्ञान कहलाता है। ठीक है। और किसी को कोई शंका डाउट है पूछिए, धीरे धीरे एक एक करके, नहीं तो फिर मैं पूछूंगा आपको। आपके पास मटेरियल है, मैं पूछूंगा। सर फिर से स्वनिम विज्ञान मुझे समझ में नहीं आया, तो फिर से बोलिए। आपके पास किताब है? जी सर। पढ़िए, स्वनिम विज्ञान क्या दिया है, पढ़िए पहले। जी सर, स्वनिम का अर्थ नवीनतम हिंदी का रूपांतर। केवल यही एक ही लाइन पढ़ने के लिए कहा? पूरा पढ़िए, पैराग्राफ पढ़िए। पढ़िए तो। जी सर। तनुश्री, मेरी आवाज पहुंच रही है तनुश्रिया जी? हाँ सर, पहुंच रही है। स्वनिम पढ़िए।
कोई तो पढ़कर मुझे बताएं। मंजूलता है, सदाशिव जी हैं। बताइए, कोई एक पढ़िए स्वनिम क्या, फिर मैं बताऊंगा आपको। जी सर। पढ़िए। ये पढ़ला नहीं। स्वनिम शब्द अंग्रेजी के फोनिम का नवीनतम हिंदी रूपांतर है। इसके लिए अब तक ध्वनिग्राम शब्द का प्रयोग होता रहा है, किंतु भारत सरकार के परिभाषिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने फोनिम का हिंदी रूपांतर स्वनिम किया है। स्वनिम शब्द संस्कृत के स्वन धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ होता है ध्वनि या आवाज करना। ठीक है, स्वनिम एक मिनट। अब तक आपकी समझ में आई कि स्वनिम क्या है? ध्वनियां ही हैं। हाँ, उसके बाद उसके भेद पढ़िए। स्वनिम उच्चारित भाषा का वह न्यूनतम अंश है जो ध्वनियों का अंतर प्रदर्शित करता है। क और ख या च एक और मिनट, क। रुकिए रुकिए। सबसे पहले आप जानिए स्वन और स्वनिम में क्या अंतर है। स्वन भी ध्वनि है और स्वनिम भी ध्वनि है, लेकिन स्वन जो ध्वनि है अ आ ए ओ ये भी ध्वनियां ही हैं। ये स्वन है, ये समाम, जैसे ये भी ध्वनि है। लेकिन स्वनिम क्या है ना, स्वनिम दोनों ध्वनियों में अंतर को स्पष्ट करता। जैसे च और छ, ट और त, क और ख, इन ये जो तमाम ध्वनियां हैं, इसके अंतर को प्रदर्शित करने वाला जो विज्ञान है उसे स्वनिम विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब समझ में आया? जी सर। ठीक है, रहने दीजिए। हाँ, और किसी को कोई डाउट? चर्चा कीजिए, जो डाउट है चर्चा कीजिए, या फिर धीरे धीरे हम एक एक बिंदुओं को चर्चा करेंगे। क्या है? सदाशिव जी। जी सर। ये आपके गार्डियन का फोन है, इसीलिए आप का नंबर नाम नहीं है। खैर, जो भी हो। सर, सर आप मुझे जयश्री बुला सकते हैं? अच्छा, मुझे याद रखना फिर पड़ेगा। हाँ जी सर। आप कहाँ से हैं? जी सर, मैं पूरी अच्छा, पूरी से पुरी हूँ। से। पुरी से ये पंडा भी है, पंडा जब भी पुरी से थी। नहीं नहीं, पंडा कुछ ऐसे पूरी SC कॉलेज से बोल रही थी वो। खैर, तो आप बताइए क्या डाउट है आपको, क्या शंका है? जी सर। जी सर, शंका है? नहीं सर, बताती हूँ, रुकिए। हाँ, पूरा तो रुका हुआ हूँ, 3 घंटे तक अब रुके रहूंगा। किसी को कोई डाउट है तो
चर्चा को आगे बढ़ाइए, नहीं तो एक एक करके चर्चा कीजिए जो जिसमें जो शंका है। स्वराज जी आप कुछ बोलिए। स्वराज जी। यस सर। कोई डाउट है मन में? मन में कोई संदेह है, कोई शंका है, उसका निराकरण होना चाहिए। सर, हम्म। भाषा विज्ञान का ज्ञान के अन्य शाखाओं से संबंध कैसा है? भाषा विज्ञान का ज्ञान और अन्य शाखाओं से संबंध से तात्पर्य है कि भाषा विज्ञान किस प्रकार मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ है। मैं एक उदाहरण देकर आपको बताता हूँ। भाषा विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र, मान लीजिए भाषा विज्ञान का ज्ञान नहीं है। आप जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो गूंगे होते हैं और बहरे भी होते हैं। जो बहरे होते हैं अक्सर वही लोग गूंगे होते हैं, क्योंकि भाषा की पहली आवश्यकता, पहली शर्त है कि वह भाषा जो है, भाषा की पहली शर्त ये है कि भाषा के जो 4 कौशल बताए जाते हैं, भाषा के 4 कौशल हैं भाषा सीखने के। एक श्रवण कौशल, यानी भाषा को सबसे पहले हम सुनते हैं, फिर वाचन कौशल, भाषण कौशल यानी कहते हैं, फिर वाचन कौशल, फिर पढ़ते हैं। यानी जैसे एक बहुत छोटी उम्र की बच्ची या बच्चा, छोटी उम्र का, वो पढ़ लेता है चित्र देखकर, वाचन कर देता है, क्या डॉग, बिल्ली, कुत्ता, शेर, खरगोश, इस प्रकार डफली, इस प्रकार का उच्चारण वो कर, तो ये वाचन है। अंतिम कौशल जो है वो लेखन कौशल है, यानी भाषा को हम लिखते हैं। तो इसी प्रकार हम एक एक करके भाषा ही कौशल के बारे में जानते हैं। और भाषा विज्ञान का चिकित्सा शास्त्र से क्या संबंध है, इसी को हम उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। जिस प्रकार भाषा विज्ञान, जो मैंने उदाहरण दिया, जो गूंगे होते हैं वो बहरे होते हैं, जो बहरे होते हैं अक्सर वही लोग गूंगे होते हैं ज्यादातर। और जो लोग मान लीजिए जो व्यक्ति गूंगा है लेकिन बहरा नहीं है, उसमें श्रवण शक्ति का विकास किया जा सकता है, वो उसमें बोलने की शक्ति का विकास किया जा सकता है, क्योंकि ये तमाम चीजें जो है इंटरलिंक हैं। और इसमें हम देखते हैं कि जो कान से जो नलिकाएं गई हुई हैं, तो ये कान से गई हुई जो नलिकाएं हैं, ये अक्सर हमारे स्वर तंत्रियों तक गई हुई है। तो जब इसमें हम देखते हैं कि हम जो बात कर रहे हैं क्या वो सुन पा रहा है, अगर सुन पा रहा है तो निश्चित रूप से वो बोल भी पाएगा। उसे बस कोशिश करने की आवश्यकता, बस कोशिश भर की देर है। इसीलिए भाषा विज्ञान के साथ चिकित्सा शास्त्र का संबंध है। भाषा विज्ञान के साथ अब देखिए समाज भाषा विज्ञान का समाज शास्त्र का संबंध है, क्योंकि भाषा विज्ञान समाज समाज भाषा की उत्पत्ति समाज से होती है। इसीलिए समाज विज्ञान के अंतर्गत भाषा के उन तमाम पहलुओं की चर्चा हम करते हैं जो हमारे लिए आवश्यक है। जैसे नाते रिश्तेदार के शब्द, जैसे फूफा फूफी और वैवाहिक संबंध, इससे किस प्रकार हमारा जीवन उन्नत होता है, ये तमाम बातें हमें देखने को मिलती है। इतिहास के साथ भाषा विज्ञान का संबंध, या फिर राजनीति शास्त्र के साथ भाषा विज्ञान का संबंध, इसी प्रकार अन्य शाखाओं के साथ, मानव विज्ञान के साथ, मनोविज्ञान के साथ, दर्शन के साथ, ये तमाम जो शाखाएं हैं भाषा विज्ञान के साथ उसका उनका गहरा संबंध है। इसीलिए इनका भी अध्ययन करना पड़ता है। खैर, आगे किसी को कोई शंका है तो कुछ पूछिए, कोई शंका है तो पूछिए, कोई विचार है तो कहिए।
सिद्धार्थ। कोई शंका, कोई किसी को कोई डाउट, आपके मन में कोई ऐसे विचार आ रहा हो जो जितना हमने पढ़ाया आपकी समझ में नहीं आई हो तो पूछिए। सर हम्म। सर मनोविज्ञान और भाषा विज्ञान में फर्क क्या है? भाषा का विज्ञान भाषा विज्ञान है और मन का विज्ञान मनोविज्ञान है। मन का जिस जिस विज्ञान के अंतर्गत मन का अध्ययन होता है, मन के विविध रूपों का अध्ययन होता है, जो इसके तीन यानी ईड़, जिसमें ये चेतन अर्धचेतन और अवचेतन मन की बात कही जाती है, वो मन विज्ञान है। जिसके अंतर्गत भाषा की बात कही जाती है, भाषा के विभिन्न अंगों की चर्चा होती है, भाषा परिवर्तन के कारण भाषा भाषा विकास के कारण बताए जाते हैं, उसमें अर्थ परिवर्तन की क्या सीमा है, अर्थ परिवर्तन, अर्थ उत्कर्ष, अर्थ अपकर्ष आदि बातें बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं, वो भाषा विज्ञान है। एनी डाउट सुराज जी? जी सर। कोई और शंका है? सर हाँ, सर रूप विज्ञान क्या है? भाषा के रूपों का अध्ययन रूप विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। जैसे मैंने कहा, जैसे मैं एक सामान्य उदाहरण देना चाहता हूँ, जैसे लड़की एक वचन है, लेकिन लड़कियां जो है बहुवचन है। ये एक वचन और बहुवचन का जो विभेद है, हम किस आधार पर जानते हैं? उसके रूप पर जानते, रूप के आधार पर यहाँ जुड़कर वो बनता है, इसीलिए उसके रूप में परिवर्तन आता है, हम इसे एक वचन और उसे बहुवचन कहते हैं। तो रूप विज्ञान में इसी का अध्ययन होता है। ठीक है। जी सर। कोई शंका है किसी को तो बताइए। सर मूल स्वर क्या है और संयुक्त स्वर क्या है? हाँ, मूल जिन स्वरों इन स्वरों के उच्चारण में केवल एक ही स्वर का प्रयोग होता है, वे मूल स्वर हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण में एक से अधिक स्वरों का योग रहता है, उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे ओ, आ, लेकिन ए नहीं है, औ नहीं है, ए आई नहीं है, अ ई ऐसा उच्चारण होता है, वो संयुक्त स्वर है। अ ई, अ उच्चारण होता है और ई उच्चारण होता है, ई, औ, अ उ उच्चारण होता है, औ, इसे संयुक्त स्वर कहा जाता है। ठीक है। जी सर, जी सर। और किसी को कोई डाउट शंका?
कोई शंका, किसी को कोई डाउट, पूछिए। सर स्थान के आधार पर जो स्वर है, बताइए। सर स्थान के आधार पर जो स्वर है, जो हम्म बस्त्रीय हम्म स्वर है, जिस व्यंजन का उच्चारण वस्त्र से होता है उसे वस्त्र व्यंजन कहते हैं। इसका ओ, मतलब क्या है, मैं जानता नहीं। अरे वो वस्त्र नहीं है, वश्य, वश्य व्यंजन। वश्य व्यंजन, अच्छा। ठीक है। जी सर। एक्चुअली बात ये है, वो स्वर नहीं है, वो व्यंजन है। हाँ जी सर, सॉरी। आपने जो पूछा वो व्यंजनों का वर्गीकरण है। स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण है। आप देखिए, हाँ जी सर। आपके ऊपर वाले दांत है ना आपके मुंह में, हाँ जी सर। तो ऊपर वाले जो दोनों दांत बड़े बड़े होते हैं, उसमें जीवा की नोक लगाइए और उस नोक को धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ाइए। तो दांत के मूल से आगे जो खुरदरा अंश मिलता है, जो उभरा हुआ अंश होता है, ऐसे रफिंग हुआ है, आपको दिखाई पड़ेगा, तो उसे वश्य कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? वश्य। यानी वश्य। अ, दांत के मूल से जो ऐसे लाइन लाइन, जैसे पहाड़ी की जो सोपान होते हैं, उस सोपान की तरह जो एक एक लाइन गई गई हुई है, उस स्थान को वश्य कहा जाता है। तो वहां से जो ध्वनि निकलती है उसे वश्य ध्वनि, वह वश्य ध्वनि कहलाती है। जैसे त वर्ग की ध्वनियों में न, आप देखिए त, थ, द, ध, इन ध्वनियों का उच्चारण दंताग्र से हो रहा है, जबकि न का उच्चारण वश्य है। आप उच्चारण करके भी देख सकती हैं, त, थ, द, ध, जहां से उच्चरित हो रही है ध्वनिया, न वहीं से, वहां उस स्थान से उच्चरित नहीं होती। आप करके देख सकती हैं, क्योंकि भाषा विज्ञान जो है बड़ा प्रैक्टिकल है। भाषा विज्ञान हमेशा प्रैक्टिकल बात ही करता रहता है। आप उच्चारण करके देख सकते हैं, त, थ, द, ध, जहां से उच्चरित हो रही है, न उससे आगे जिस स्थान से उच्चरित ये ध्वनि उच्चरित हो रही है, वो वश्य ध्वनि है। ठीक है। हाँ जी सर। और किसी को कोई डाउट है, शंका है, बोलिए। आपके पेपर 9 में क्या है? पेपर 9 सर हिंदी उपन्यास। हिंदी उपन्यास। अच्छा, आपने पढ़ा है ये सारी? क्योंकि उपन्यास ये भाषा विज्ञान है, मेरा क्षेत्र है। उपन्यास जो है आपको एक एक करके बताना होगा, तब मैं बताऊंगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है, शंका है, बोलिए। और 10 पेपर जो है क्या है? सर हमारे पास 10 की बुक नहीं है। किसी के पास नहीं है? नहीं सर। है? तनुश्रिया, रश्मिता, नहीं नहीं सर, मेरे पास नहीं है 10 की बुक। शकुंतला, आपके पास नहीं है सर मेरे पास भी। नहीं है? नहीं। नहीं आया है सर, हमारे पास बुक ही नहीं आया है। तो क्या पढ़ाया जाएगा फिर?
सिलेबस में क्या है? सिलेबस है आपके पास, किसी के पास? नहीं सर। नहीं है सर। तब तो देखना पड़ेगा क्या है। जरा आप लोग सर्च कर दीजिए गूगल में जाकर, BHDC 110। आप सर्च करके देख सकती हैं वो पेपर क्या है इग्नू का। सर फिर से बोलिए। BHDC 110 इग्नू। यार, बताइए कुछ, अगर कोई शंका है इस पेपर में जितना हमने पढ़ाया। नहीं तो फिर समय हो जाएगा, फिर हम 109 में जाएंगे। अभी नहीं, अब 2 मिनट बचा हुआ। किसी को कोई डाउट नहीं है? फिर मिलते हैं 109 में। और 1010 को सर्च करके रखिए, क्योंकि आपके पास किताबें नहीं है तो कैसे क्या करेंगे।
हेलो रश्मिता, रश्मिता, हेलो हेलो रश्मिता। रश्मिता, काय पाटी कर? हाँ हेलो हेलो। ए रश्मिता, हाय। तू पढ़िले बोली कॉल करियो। कौन कहला? କହିଲ अरे से डाउनलोड କଣ? ମୁଁ କହିଲି ଡାଉନଲୋଡ କରିଦିଅ ସେଇଟା। ଡାଉନଲୋଡ କରିବି? ହଁ ଡାଉନଲୋଡ କର। କଣ ଡାଉନଲୋଡ କରିବି? DHDC 110 ଟା। ତୋର ଆସିଛି ହେରି? ନାଇଁ ନାଇଁ ବୋଲ। ଆରେ ତୁ ଦେଖିଲୁ କି ୱେବ ସର୍ଚ୍ଚ କଲୁ? ଆଉ ତାହେଲେ ଆମେ ତ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲୁ ଆସିଲାନି। ତମର ଆସୁନି ମୋର ଆସିଲା। ହଉ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାରିକି ପଠେଇଦେ। ହଁ ହଁ ରହିଥା ଦେଖୁଛି ଡାଉନଲୋଡ ହଉଛି ତ। ଆମ ପାଖକୁ ପଠେଇଦେ। କଥା ହେଲୁ ସାରଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଦେଶ ଲାଗିଲା? କହିଥା କଣ? ଦେଶ କୁଆଡେ ପଶିଯାଇଛୁ କେଜାଣି କୋଉ କୁନ୍ଦିରେ ଶୁଭା ଯାଉନି ତ ଆବାଜ। ମୋର ନେଟ ସ୍ଲୋ ହଉଛି ଜମା ଶୁଭୁନି କିଛି। କାଲି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ହଉଥିଲା ତାପରେ ଆସିଲା ଠିକ। Find out of the link study material. Link କାହିଁ ଏଥିରେ? ଦେଖୁଛି ଆଉଛନ୍ତି ସେ। ଚାଲ ଚାଲ ପୁରା ଆଉ ଗୋଟେ ହାଲିଆ କ୍ଲାସ ହେଇଗଲି। କରିବା। ହଁ ଚାଲ 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 ଆଉ ବସିଲ କାହିଁକି?